नमस्कार। धानुका आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासेज के अंदर आपका स्वागत है। आज की अपनी कक्षा 12th के लिए रहेगी और विषय अपना है लेखा शास्त्र। और अपना जिस टॉपिक पे हम आज चर्चा करने वाले हैं वो अपना है साझेदारी का अपना टॉपिक चल रहा था, जिसके अंतर्गत साझेदार के अवकाश अथवा मृत्यु पर लेके कोई साझेदार है वो साझेदारी से अवकाश ग्रहण कर लेता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो कौन कौन सी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है, किस प्रकार से हम उनके लेखे रखते हैं, वो आज हम इस टॉपिक के अंदर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो समझने वाले हैं वो है साझेदार अवकाश कौन सी दशा में होता है या किस दशा को हम साझेदार का अवकाश मानेंगे, या फिर साझेदार अवकाश के क्या क्या कारण हो सकते हैं वो देखिए। साझेदार का अवकाश, अब साझेदार कैसे अवकाश ले सकता है? पहला जो कारण है वो है स्वेच्छा से। सपोज कीजिए कोई पार्टनरशिप है, एक लंबे समय से चली आ रही है, फिर उनमें से कोई पार्टनर है, उसकी इच्छा हो गई कि अब मुझे इस साझेदारी को कंटिन्यू नहीं रखना है, मुझे इस साझेदारी को छोड़ना है, तो उस स्थिति में वो स्वेच्छा से अपना अवकाश ग्रहण कर सकता है। उसके बाद और क्या कारण हो सकता है? वृद्धावस्था। सपोज कीजिए कोई पार्टनर है, उसकी आयु काफ़ी अधिक हो गई है, वो वृद्धावस्था में चला गया है या फिर वो वृद्ध हो गया है, तो उस स्थिति में वो उसकी जो कार्य क्षमता है वो कम हो जाएगी। वो अपना 100% उस बिजनेस के अंदर, उस व्यवसाय के अंदर नहीं दे पाएगा। तो उस स्थिति में वो अवकाश ग्रहण करना पसंद करेगा, क्योंकि उसको लगता है कि अब मैं और अच्छे से जितना कुशलता से कार्य कर सकता था उतनी कुशलता से अब मैं कार्य नहीं कर पा रहा हूँ, इस वजह से वो अवकाश ग्रहण कर लेगा। फिर अस्वस्थता, किसी का कोई भी साझेदार है वो अस्वस्थ हो गया, उसका स्वास्थ्य अब ठीक नहीं रह रहा है, तो वो उस स्थिति में भी अवकाश ग्रहण कर लेगा। फिर देखिए पारस्परिक मतभेद। अब देखिए पार्टनरशिप जो होती है उसमें कई साझेदार होते हैं और सबकी अपनी अपनी मानसिकताएं होती है, सबके अपने अपने विचार होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि साझेदारों का आपस में मन मुटाव हो जाता है या फिर कोई मतभेद हो जाता है, तो और वो मतभेद इस स्थिति तक बढ़ जाता है कि उनमें से साझेदार को अवकाश ग्रहण करने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो वो भी एक कारण बन सकता है। आपसी सहमति, इसका मतलब होता है कि साझेदार आपस में बैठ के डिस्कशन करके ये तय कर लेते हैं कि अब मुझे पार्टनरशिप से रिज़ाइन देना है, पार्टनरशिप से अवकाश ग्रहण करना है। वो इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है वो कोई और बिजनेस करना चाहता है, वो किसी और पार्टनरशिप में शामिल होना चाहता है, इसके अनेक कारण हो सकते हैं। फिर अन्य कोई भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से पार्टनर अपनी पार्टनरशिप को छोड़ के जा रहा है। अब देखिए इसके अंतर्गत भी है, अब हम आगे जो देखने वाले हैं वो है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 32(1) के अनुसार। अब देखिए भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार कौन कौन सी दशाएं हो सकती है या फिर उन स्थितियों के अंदर वो किस प्रकार से अपनी पार्टनरशिप या फिर साझेदारी छोड़ के जा सकता है। देखिए सबसे पहला जो स्थिति में जो दशा दे रखी है वो है समस्त साझेदारों की सहमति से। ये जो अधिनियम है इसके अनुसार जो दशाएं हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो पहली दशा है वो है समस्त साझेदारों की सहमति से। इसके अंतर्गत वो साझेदारों से डिस्कशन करता है और उनकी सहमति से अपनी जो फर्म है वो छोड़ के चला जाता है, रिजाइन दे देता है। फिर देखिए साझेदारों के मध्य हुए स्पष्ट ठहराव के अनुसार, इसका अर्थ होता है अगर पार्टनरशिप है वो उनके जो पार्टनरशिप चल रही थी, जो साझेदारी चल रही थी, उसके अंदर उन्होंने कोई एक ठहराव कर रखा था, कोई एग्रीमेंट, कोई अनुबंध कर रखा था, जिसके अंदर वो विवरण था कि किस प्रकार से वो छोड़ सकता है, या फिर साझेदारों के मध्य कोई स्पष्ट ठहराव हो रखा था जिसके अंदर जो शर्तें थी उन शर्तों का पालन करते हुए वो छोड़ सकता है। फिर अगर साझेदारी ऐच्छिक है तो इस स्थिति में वो सभी साझेदारों को अपने अवकाश ग्रहण की सूचना दे देगा और अवकाश ग्रहण कर लेगा। अब हम देखेंगे कि साझेदारी के अंदर साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर कौन कौन सी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। साझेदार के अवकाश ग्रहण पर आने वाली लेखांकन समस्याएं हम देखेंगे कि साझेदारी से कोई साझेदार जब अवकाश ग्रहण कर लेता है तो कौन कौन सी समस्याएं आती है। तो सबसे पहले जो समस्या है वो है नया लाभ हानि अनुपात,
नया लाभ अनुपात का मतलब होता है जैसे कोई पार्टनर छोड़ के चला गया, लेकिन जो पार्टनर शेष रहे हैं वो किस रेशियो के अंदर, किस अनुपात के अंदर अपना लाभ हानि का विभाजन करेंगे, उसकी हम इसके अंदर कैलकुलेशन करेंगे। और फायदे का अनुपात, जब नया पार्टनर आता था उस स्थिति में हम सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करते थे, त्याग का अनुपात ज्ञात करते थे, और यहाँ पर हम फायदे का अनुपात ज्ञात करेंगे। फिर देखिए ख्याति का समायोजन, ठीक वो स्थिति जो नए साझेदार के आगमन पर उत्पन्न होती थी वो इसके अंदर उत्पन्न हो जाएगी। संपत्तियों व दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन, रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो कि हम जो नया साझेदार आने के बाद आने पर भी हम बनाते थे। फिर संचित लाभों अथवा हानियों का विभाजन किस प्रकार से किया जाएगा, ये भी एक समस्या उत्पन्न होती है। संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी का समायोजन, अगर उन्होंने कोई संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी ले रखी है तो उसका समायोजन किस प्रकार किया जाएगा वो भी हम इसमें चैप्टर में देखेंगे, तो ये भी एक समस्या उत्पन्न होती है। फिर अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय राशि का निर्धारण किस प्रकार किया जाएगा, ये भी एक समस्या है जिसका निराकरण हम करना सीखेंगे इसके अंदर। उसके बाद अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के उत्तराधिकारी को देय राशि का भुगतान, जिस साझेदार ने अवकाश ग्रहण किया है उसकी जो राशि बनती है उसकी रिटायरमेंट पर, उस राशि का उसके उत्तराधिकारी को भुगतान करेंगे, वो भी हम इसके अंदर देखेंगे, ये भी एक समस्या है। और पूंजी का समायोजन, पूंजी का समायोजन किस प्रकार किया जाएगा वो भी हम इसमें देखने वाले हैं। तो हमने देखा है कि साझेदार, जब कोई भी पार्टनर है वो अपनी फर्म को छोड़कर जब जाता है तो जो लेखांकन से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती है वो ये 8 समस्याएं हैं जिनका निराकरण हम इस चैप्टर के अंदर करना सीखेंगे। अब देखिए, नया लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात करना, कि नए लाभ विभाजन का अनुपात हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। इसमें कुछ हमें दशाएं दे रखी है, कुछ कंडीशन दे रखी है, कुछ शर्तें दे रखी है कि प्रश्न में आपको कौन कौन सी कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले जो कंडीशन दे रखी है वो है, जब प्रश्न में शेष साझेदारों का नया अनुपात नहीं दिया हो तो उस स्थिति के अंदर हम नए लाभ विभाजन का अनुपात किस प्रकार ज्ञात करेंगे वो देखेंगे। सपोज कीजिए कोई फर्म है जिसके अंदर 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी, ये 3 पार्टनर हैं और इनका जो लाभ विभाजन अनुपात है, इनका जो लाभ विभाजन अनुपात है वो है 3:2:1। ये स्थिति हमें दे रखी है। अब प्रश्न में हमें कह रहा है कि ए पार्टनर जो है, ए पार्टनर है वो अवकाश ग्रहण कर रहा है, तो आपको जो पुराने पार्टनर हैं अर्थात जो शेष पार्टनर हैं उनका नया लाभ विभाजन का अनुपात ज्ञात करना है। तो हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे। इस स्थिति के अंदर बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, बहुत ही इजी तरीका है। जैसे इसने अवकाश ग्रहण कर लिया तो हम क्या करेंगे, इसका अनुपात जो दे रखा है वो हटा देंगे और बाकी जो बी और सी शेष पार्टनर हैं उनका जो पुराने वाला जो अनुपात था वो ही इनका नया अनुपात रह जाएगा। अगली स्थिति के अंदर ए बी पार्टनर हैं, इनका 3:2:1 का रेशियो हमें दे रखा है। अब अगर बी पार्टनर अगर अवकाश ग्रहण कर रहा है तो हमारा जो शेष पार्टनर बचे हैं ए और सी, इनका जो नया लाभ विभाजन का अनुपात होगा वो 3:1 हो जाएगा। जैसे ए बी और सी है वही 3:2:1 का रेशियो इनका दे रखा है। सी अवकाश ग्रहण कर लेता है, ए और बी बच जाते हैं तो उनका नया लाभ विभाजन का अनुपात जो होगा वो 3:2 रहेगा। तो इस स्थिति के अंदर बहुत ही सरल तरीका है नया लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात करने का। अब हम आगे की स्थिति देखते हैं। इसके बाद जो हमें कंडीशन दे रखी है वो है कि जब एक साझेदार अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का संपूर्ण हिस्सा क्रय कर लेता है। इसका मतलब है कि जो पार्टनर थे
उनमें पार्टनर जो जा रहा है उसका हिस्सा जितना भी बनता है वो जो शेष पार्टनर बचते हैं उनमें से कोई एक साझेदार होता है वो क्रय कर लेता है। तो उस स्थिति में उनका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो किस प्रकार से हम कैलकुलेट करेंगे वो हम देखेंगे। तो देखिए, सपोज कीजिए आपको एक क्वेश्चन के अंदर 3 पार्टनर दे रखे हैं, ए, बी और सी। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 2:1 ये दे रखा है हमें। अब इस स्थिति के अंदर सी जो पार्टनर है वो अवकाश ग्रहण कर रहा है। तो हमसे पूछा है कि आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो 6 साझेदार हैं उनका जो लाभ हानि अनुपात होगा वो किस प्रकार से आप ज्ञात करोगे। तो देखो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। अब देखिए, ए का अब इसके अंदर हमें प्रश्न के अंदर बोला गया है कि ए पार्टनर जो है वो सी का पूरा हिस्सा क्रय कर रहा है, सी छोड़ के जा रहा है, तो उसका जितना भी हिस्सा बनता है वो ए पार्टनर क्रय कर लेता है वो। तो उस स्थिति के अंदर हम किस प्रकार से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे वो देखेंगे। तो देखिए, ए और बी का हम निकालेंगे। ए का हिस्सा कितना था? ए का हिस्सा था 2/5 और उसके अंदर उसने सी का हिस्सा पूरा का पूरा क्रय कर लिया जो कि था 1/5। तो इसका जो आएगा वो आएगा 3/5 और इसका है बी का जो हमें पहले से दे ही रखा है 2/5। तो इनका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो आएगा वो आ जाएगा 3:2। 3:2 इनका रेशियो आ जाएगा। तो इस स्थिति के अंदर जब कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसका जितना भी हिस्सा बनता है पीछे रहने वाले साझेदारों में से कोई साझेदार उसका पूरा हिस्सा खरीद लेता है, क्रय कर लेता है। तो हम इस प्रकार से उनका जो शेष पार्टनर है, जो शेष साझेदार हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस प्रकार से हम कैलकुलेट करेंगे। आगे हमें जो स्थिति 3 नंबर जो स्थिति हमें दे रखी है वो दे रखी है कि जब शेष साझेदार अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के हिस्से को किसी विशेष अनुपात में खरीदते हैं, किसी स्पेशल रेशियो के अंदर वो परचेज करते हैं, तो हम किस प्रकार से उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे। ये कहना चाह रहा है, इसकी भाषा समझने का प्रयास कीजिए। ये कह रहा है कि जो साझेदार जा रहा है व्यापार छोड़ के, उसका जो शेयर बनता है उसको जो शेष साझेदार हैं वो एक निश्चित अनुपात में खरीद लेते हैं। तो इस स्थिति के अंदर हम उनका जो नया लाभ विभाजन अनुपात है वो किस प्रकार से फाइंड करेंगे वो देखिए। सपोज कीजिए 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो था 5, 4 और 3 का। अब इसमें हमें प्रश्न के अंदर कहा जा रहा है कि बी जो पार्टनर है वो जा रहा है, वो अवकाश ग्रहण कर रहा है, वो व्यवसाय छोड़ के या फर्म छोड़ के वो जा रहा है और इसका जो हिस्सा है, बी का जो हिस्सा है उसको ए और सी, ए एंड सी वो खरीद लेते हैं। वो कौन से अनुपात में खरीदते हैं? बराबर बराबर, वो इक्वल रेशियो के अंदर वो खरीदते हैं। इसका मतलब 1:1 की रेशियो में वो खरीद लेंगे। तो देखिए, अब हम किस प्रकार से इनका, सबसे पहले हमें इनका गेनिंग रेशियो अर्थात जो इनका लाभ का अनुपात है वो ज्ञात करना पड़ेगा। तो एज गेनिंग रेशियो देखिए, एज गेनिंग रेशियो किस प्रकार हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमें बी का हिस्सा पता होना चाहिए। बी का हिस्सा है वो है 4/12। बी का जो हिस्सा है वो 4/12 है। उसका ये हाफ करेंगे, मतलब इक्वल का मतलब हाफ करेंगे, तो इसका हाफ तो मिलेगा ए को।
4/12 का हाफ मिलेगा ए को, कितना हो गया ये हो गया, काट रहा हूं मैं इसको, 2 1, ये हो गया 2/12। 2/12 ए प्राप्त करेगा। इसी प्रकार सी का फाइंड कर लेंगे। सी का क्या दे रखा है, सी का हमें दे रखा है 4/12 था, बी का हिस्सा था, उसका हाफ सी को मिलेगा। तो ये आ जाए, ये भी आ जाएगा 2/12। अब हमें क्या करना है, अब हमें ए और सी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करना है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए, इसके लिए इसका जो पहले वाला है उसके अंदर इसका गेनिंग रेशियो है वो हम प्लस कर देंगे। तो इसका जो पहले रेशियो था वो था 5/12। इसके अंदर हम इसने प्राप्त कितना किया है वो ऐड कर देंगे 2/12, तो इसका आ जाएगा 7/12। इसी प्रकार बाद हम सी का ज्ञात करेंगे। देखिए सी का किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। सी का खुद का कितना था, सी का था 3/12, इसमें उसको गेन कितना हुआ 2/12, तो 2/12 जोड़ दो तो सी का बन गया 5/12। अब इस प्रकार से इनका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो आया है, जो नया अनुपात इनका आया है वो हो जाएगा, ए का हो गया 7 और सी का हो गया 5। तो इस प्रकार से हम इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड कर लेंगे। तो आज की कक्षा में हमने जो नया लाभ विभाजन अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में पढ़ा है, और ऐसी आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। इस थ्योरी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। धन्यवाद।